नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube के इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहला चरण, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए एवीएन के ट्रीटमेंट का। तो यदि आप एवास्कुलर नेक्रोसिस के मरीज हैं, कहीं पर भी किसी भी डॉक्टर से किसी भी पैथी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि एवीएन को ठीक करने की पहली शर्त क्या है या पहला स्टेप क्या है। तो इसी के ऊपर मैं जो है सिस्टमैटिकली वीडियो की सीरीज लाने वाला हूं कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाए जिससे एवीएन जड़ से और जल्द से जल्द ठीक हो। तो सबसे पहला पार्ट यही है, फर्स्ट स्टेप। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको अच्छे से समझना है ताकि आप जो है अच्छे से एजुकेट हो पाओ। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप वीडियो पर नए आए हैं, चैनल पर नए हैं या पुराने भी और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ में मेरा डेली लाइव क्लिनिक होता है, आप वहां पर आकर के भी जुड़ सकते हैं। रात को 8:30 बजे आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मेडिसिन जान सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यदि आपको पैड और प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि एवीएन का ट्रीटमेंट यदि आप किसी भी पैथी में ले रहे हैं, बहुत सारे मेरे पास रिटर्न होके ऐसे पेशेंट आते हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे और जो यूनानी या दूसरी अल्टरनेटिव पैथीज के ट्रीटमेंट ले रहे थे, फिर होम्योपैथी की हो रहा है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही ले रहे थे, लगभग 8-10 महीने से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई असर नहीं दिख रहा। तो ये जितने भी ट्रीटमेंट होता है, जितनी पैथीज होती है, उसमें सबसे पहली शर्त जो है वो ये होती है कि एवीएन को फ्रीज कर दिया जाए, रोक दिया जाए। जिस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास आए हो उसी कंडीशन में आपकी सारी की सारी नेक्रोसिस को, सडन को फ्रीज कर दिया जाए ताकि फर्दर वो आगे नेक्रोज ना हो। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट में देखता हूं जो रिटर्न होके आते हैं मेरे पास में, जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था किसी डॉक्टर के पास से, सेकेंड ग्रेड में थे, 6 महीने हुए, 6 महीने बाद एमआरआई करवाई तो इंप्रूवमेंट तो दिखा नहीं, उल्टा थर्ड स्टेज में हो गए। तो सेकेंड से थर्ड स्टेज में हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वो एक तरीके से पेन किलर था, वो सप्लीमेंट थे, है ना, कैल्शियम था और पता नहीं कहाँ कहाँ की दवाई गोली थी, चाहे वो किसी भी पैथी में हो, ठीक है। बट जो मेन पहला कंसर्न होता है, पहला चरण जो है, पहला स्टेप है, वो ये है कि एवीएन को फ्रीज कर दिया जाए ताकि वो आगे जब ट्रीटमेंट 6 महीने 1 साल जितना भी ट्रीटमेंट चलता है उसमें नेक्रोसिस आगे ना बढ़े। पहली शर्त ये है। यदि आपका ट्रीटमेंट इसी वे में चल रहा है कि आपको जो है आपका एवीएन फ्रीज हो रहा है, अब आप सोचेंगे ये कैसे पता लगेगा कि एवीएन फ्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सिंपली जब आपको 2 से 3 महीने हो जाए ट्रीटमेंट के, किसी भी ट्रीटमेंट के, तब आप एक बार एक्सरे करवाएं। पहले वाले एक्सरे और अभी के एक्सरे को आप मिला करके देखें, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि पहले कितना नेक्रोसिस था और अभी कितना नेक्रोसिस है। यदि नेक्रोसिस उतना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि बढ़ गया है तो यहां पर आपको सोचने की जरूरत है कि ये एवीएन जो है आपका बढ़ रहा है, फ्रीज नहीं हुआ, तो आपको फ्रीजिंग की जरूरत है, ठीक है। अब एक कंसर्न ये आता है कि कैसे कैसे फ्रीज किया जाए। कुछ डॉक्टर्स है वो भी पूछते हैं, सर कैसे फ्रीज करें हम, है ना, कुछ ऐसी चीज तो है नहीं कि फ्रीज में डाल दिया तो फ्रीज हो जाएगा। देखिए, जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी पेशेंट को, चाहे वो होम्योपैथिक इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पर हो या दूसरी पैथीज अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, जो फंडामेंटल लॉ है उसके अनुसार जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, तो मेन सबसे पहले जब कोई भी पेशेंट को 1 महीने की दवाई दी जाती है, उस 1 महीने की दवाई में 30, 35, 40, 45 दिन जब वो ट्रीटमेंट लेता है, तो उस समय ये कोशिश करें ऐसी क्यूरेटिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें जिससे वहां फैगोसाइटोसिस हो रहा हो, वहां पर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप हो रही हो, वहां पर जो है नेक्रोसिस हो रहा हो, तो ये तीनों चीजें वहीं पर रुक जाए, वो ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करना है। पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको न केवल बाहर से कैल्शियम लेना है टैबलेट के फॉर्म में, बल्कि खाने में भी एडिक्वेट मात्रा में, बराबर मात्रा में कैल्शियम भी लेना है, विटामिन्स भी लेना है,
और प्रोटीन भी लेना है। ये सारी चीजें बैलेंस रूप में लेना है तो बॉडी का जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो ट्रिगर होगा और जितनी नेक्रोसिस हो गई है वो तो फील होगी इन फ्यूचर में, जितनी नेक्रोसिस हो गई वो फ्रीज होगी, आगे उसको सक्सीड नहीं करने देगी। तो आपको दवाइयां इस टाइप से प्रिस्क्राइब करना है, ऐसी दवाइयां बनाना है जिससे इंडिविजुअल पेशेंट की नेक्रोसिस रुक जाए। अब होम्योपैथी की बात करूं तो दोस्तों होम्योपैथी बहुत ब्रॉड साइंस है, बहुत ही ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा गहरा ये साइंस है। तो इसमें हर एक पेशेंट की जब हम हिस्ट्री लेते हैं, हर एक पेशेंट के बारे में जब जानते हैं, पर्टिकुलर केस के बारे में, तो धीरे धीरे हमें पता लग जाता है कि हमें कौन सी पेशेंट की दवाइयां ऐसी देना है जिससे पेशेंट की नेक्रोसिस जो है फ्रीज हो जाएगी, उसको फर्दर आगे अब नेक्रोसिस नहीं होगी। क्योंकि मैंने कई बार देखा है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी नेक्रोसिस बढ़ रही है कुछ लोगों की, आयुर्वेदिक लेने के बाद में बढ़ रही है, कपिंग थेरेपी करवाने के बाद, फिजियोथेरेपी लेने के बाद बढ़ ही रही है। तो क्यों बढ़ रही है? डॉक्टर वही ट्रीटमेंट देता है, पेन हो रहा है पेन किलर दे दिया, है ना, चाहे वो होम्योपैथिक में पेन किलर दे रहा हो, होम्योपैथिक पेन किलर बोल सकते हो आप, आयुर्वेदिक पेन किलर दे रहा हो या एलोपैथिक पेन किलर दे रहा हो, है ना। तो पेशेंट को फील तो बहुत अच्छा होता है पर अंदर के अंदर सड़न होना शुरू हो जाती है और ये बढ़ती है। तो यही एक मेन कंसर्न है कि सबसे पहला स्टेप होना चाहिए किसी भी डॉक्टर का या किसी भी पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप एवीएन के क्यूरेटिव जो वे है उसका है कि एवीएन फ्रीज हो जाए, एवीएन जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में सबसे पहले रुक जाए, क्योंकि जब रुक जाएगा उसके बाद ही उसकी हीलिंग होगी। यदि मान लीजिए नेक्रोसिस होता जा रहा है और आप हीलिंग की दवाई देते जा रहे हो, ठीक है, तो जितनी हीलिंग होगी उतना और नेक्रोसिस हो जाएगा, है ना। और हीलिंग जो प्रोसेस है वो यदि स्लो रही और नेक्रोसिस की प्रोसेस ज्यादा रही तो और नेक्रोसिस होते जाएगा, आपकी क्यूरेटिव मेडिसिन कहीं पे काम नहीं आएगी, न कैल्शियम काम आने वाला है, न विटामिन डी आने वाला है, न दूसरी दवाइयां आने वाली है। क्योंकि आप ये सोचे ना, मान लीजिए एक सड़क बन रही है ना, सड़क को आप बना रहे हो और पीछे से उसको खोदते जा रहे हो, उसको जो है उसमें गड्ढे करते जा रहे हो, फिर से उसको उधेड़ते जा रहे हो, तो सड़क पूरी बन ही नहीं पाएगी ना। सबसे पहले आपको क्या करना है? उधेड़ना बंद करना है, जो खोदाई हो रही है वो बंद करना है, डिस्ट्रक्शन बंद करना है, तभी तो फॉर्मेशन होगा, तभी आपको विजिबल फॉर्मेशन दिखेगा। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको डिस्ट्रक्शन को रोकना है, नेक्रोसिस को रोकना है। वो चाहे आप किसी भी पैथी में ट्रीटमेंट ले रहे हो, कोई भी दवाई ले रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल इतना होता है कि आपका डॉक्टर होलिस्टिक आपका ट्रीटमेंट करे और उसमें सबसे पहला जो सेंट्रल पॉइंट है ट्रीटमेंट का वो ये हो कि एवीएन आपकी एटलीस्ट फ्रीज तो हो। उसके बाद में फर्दर सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज जो है वो आती है। स्टेज का मतलब एवीएन का स्टेज मत समझिए, ये ट्रीटमेंट का मैं बता रहा हूँ, है ना, नहीं तो बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो स्टेप हम बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताई है, अब ऐसे ही मैं सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप भी आपको आगे बताने वाला हूं कि क्या प्रक्रियाएं होनी चाहिए ट्रीटमेंट की। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, फिर भी यदि नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट जरूर करें। यदि आप किसी एवीएन के ग्रुप पर जुड़े हैं या जॉइंट की परेशानी है किसी को आपके रिलेटिव्स में, तो आप उनको शेयर जरूर कर दीजिए। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। ट्रीटमेंट के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।